साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में सांबर के चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने सांबर के चौहान वंश से जुड़े हुए जितने भी आपकी चर्चाएं हैं उन सभी पर हमने बातचीत कर ली थी। और अंतिम कक्षा में हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उन कक्षाओं में हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रारंभिक कठिनाइयां, उसके बाद में उनकी दिग्विजय की नीति और उस दिग्विजय की नीति की समीक्षा करते हुए हमने उसके लाभ और हानियों की चर्चा की थी। अब आज की इस कक्षा में हम जो हमारे सांबर के चौहान वंश के इतिहास से जुड़ी हुई अंतिम कक्षा होगी, इस कक्षा में हम पृथ्वीराज चौहान और तुर्कों के मध्य जो संघर्ष हुआ है उन संघर्षों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और जब हम इन संघर्षों का अध्ययन करेंगे तो हमारा ध्यान किन किन परिदृश्यों की ओर जाएगा, किन किन सेगमेंट की ओर जाएगा, उनके बारे में हम एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चौहान वंश और तुर्कों के मध्य जो आपके तराइन का युद्ध हुआ है उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो इन आपके युद्ध का कारण बना है। सामान्य सी बात है कि तराइन युद्ध के जो कारण हैं और जो उससे जुड़ी प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे। फिर आपके तराइन युद्ध के जो आपके दोनों युद्ध हैं, 1191 का युद्ध और 1192 का युद्ध, उनकी महत्वपूर्ण चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इन युद्धों की जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलती है हम उनकी बात करेंगे और इन युद्धों के क्या परिणाम निकले हैं उनकी चर्चा करते हुए हम अंतिम रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि आखिरकार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार क्यों हुई है और उस हार से फिर हमारे राजस्थान और भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन आया है उसको हम देखते हुए इस पूरे के पूरे हम टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम तराइन युद्ध से पूर्व की स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गौरी की सेनाएं और चौहान सेनाओं के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ है। अगर हम उन कारणों की चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों जो हमें सबसे पहला जो कारण नजर आता है वो ये है कि दोनों की जो सीमाएं हैं वो आपस में स्पर्श करने लगी है। और सीमाएं स्पर्श करने के पीछे कारण यह है कि दोनों ही शासक दिग्विजय अर्थात विश्व विजय की भावना रखते हैं। अब इन दोनों ही बातों को हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उनकी सीमाएं स्पर्श करने लगी है और कैसे अपने साम्राज्यिक विस्तार वो दोनों करना चाहते हैं। जैसा कि इस मानचित्र में देख के विद्यार्थियों मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको यहाँ पर ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान का गजन नामक स्थान, इसको मानिए। यहाँ पर आपके गौरी वंश के शासकों को अधिकार रहा और उसी गौरी वंश के शासकों में मोहम्मद गौरी ने इस पश्चिमी दिशा की ओर अपने साम्राज्य विस्तार की सोची और उस साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने में ही उन्होंने सबसे पहले 1175 के आसपास ये आपके मुल्तान क्षेत्र पर अधिकार किया। उसके बाद में 1181 के आसपास उन्होंने सियालकोट पर अधिकार किया और 1186 के आसपास उन्होंने लाहौर और लाहौर के बाद पंजाब की ओर उनकी सेनाएं बढ़ती गई। जैसे ही उनकी सेनाएं पंजाब की ओर बढ़ती गई तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सीमाओं से उनकी सीमाएं आपके टकराने लगी। जब दो शासकों की आपकी सीमाएं आपस में टकराती है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में आपस में कभी न कभी संघर्ष की स्थितियां बनती है। और फिर ये दोनों ही शासक चाहते हैं कि जो आपके जैसे आपके मान लीजिए गौरी की जो सेना वो चाहती है कि जो ये वाला क्षेत्र है उनके अधीन आ जाए। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भी आपकी सेनाएं चाहती हैं कि जो क्षेत्र आपके गौरी ने जीता है वो उनके अधीन आ जाए। क्योंकि दोनों ही शासकों के आपके एक प्रकार से विस्तारवादी भावनाएं हैं, दोनों ही शासक अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है क्योंकि हर शासक ये चाहता है कि अधिक से अधिक संसाधनों पर उनका अधिकार हो ताकि वो अपने प्रजा का भरण पोषण कर सके। तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इन दोनों ही शासकों की जो सीमाएं हैं वो आपस में टकराने लगी है। तो पहला कारण तो हो गया सीमाएं स्पर्श करने लगी, दूसरा हो गया कि दोनों ही शासक विश्व विजय की भावना रखते हैं। अगर हम तीसरे कारण की ओर नजर डालें विद्यार्थियों तो हमें नजर आएगा कि जो जयचंद्र ने गौरी को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। हम सब ने पढ़ लिया है कि जो आपकी कन्नौज का क्षेत्र है और उसके शासक थे आपके जयचंद्र गेहड़वाल और जयचंद्र गेहड़वाल की जो पुत्री थी उसका नाम था आपके संयोगिता और संयोगिता का ही अपहरण करके विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तो इस बात से दुखी होकर एक आपके स्रोत ये कहते हैं कि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि हम इस बात को पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते और पूर्णतः इस बात को हम झुटला भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आपके एक प्रकार से बुलाया है, आमंत्रित किया है। तो तीन तो कारण ये हो गए। और चौथा कारण आपको नजर आता है दोनों के बीच संघर्ष का, वो ये है कि पृथ्वीराज द्वारा गौरी के दूत से समझौता नहीं करना। जो जहनक महोदय हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय और उसमें इस बात का उल्लेख है कि मोहम्मद गौरी ने एक दूत पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि पृथ्वीराज चौहान आपके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और अपने आप को गौरी का अधीनस्थ शासक भी मान ले। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हम कह सकते हैं कि शौर्य से
ये बात कही है, ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को गौरी तक पहुंचाया है कि वे ना तो कोई अधीनस्थ शासक बनेगा, ना आपके अपने धर्म परिवर्तन करेगा, बल्कि वो युद्ध मैदान में गौरी और उसकी सेना का आपके स्वागत करेगा, उनसे युद्ध करेगा और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना मंजूर करेगा, लेकिन एक अधीनस्थ शासक रूप में वो किसी का दिन नहीं रहेगा। और ये कुछ कारण है विद्यार्थियों, जिनके कारण इन दोनों के बीच में तराइन की जो हुआ ना, उससे पहले भी खूब सारी झड़पें हुई है। जब आपने से स्लाइड को देखा था तो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया था कि जो आपके दोनों की जो सीमाएं हैं जब स्पर्श करने लगी, तो कई बार दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी झड़पें भी हुई है, जिनको अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग अंकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, वो ये कहते हैं कि दोनों के बीच में 23 बार संघर्ष हुआ। तो पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है, उसमें इस बात का जिक्र है कि दोनों सेनाओं के बीच में 21 बार आपके संघर्ष हुआ है। प्रबंध कोश आपके 20 बार बताते हैं, पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार और हमीर महाकाव्य आपके 7 बार संघर्ष होने की आपके चर्चाएं करते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके वनडे एग्जाम पूछते हैं कि किस ग्रंथ में कितनी बार दोनों सेनाओं के मध्य संघर्ष की बात आपके कही गई है। तो हमें मोटे मोटे रूप से इन 3-4 ग्रंथों का नाम याद रखना है कि तराइन युद्ध से पहले भी इन दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी झड़पें हुई है, जिनको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्याओं के माध्यम से बताता जाया है। दोनों सेनाओं के मध्य सामान्य झड़पें होने के बाद में जो सबसे बड़ा जो पहला युद्ध होता है, उसे हम तराइन का पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, वो 1191 में हुआ था। हम सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिरकार तराइन क्षेत्र है कहाँ। तो आधुनिक जो हरियाणा का क्षेत्र है और उसमें करनाल वाला भाग है, वहां पर एक मैदान है जिसे हम तराइन का मैदान मानते हैं। और इसी तराइन के मैदान में जो ये संघर्ष हुआ है, इसलिए इस युद्ध का नाम आपके तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया है। अब ये इस तराइन के प्रथम युद्ध होने का पीछे तात्कालिक कारण क्या है? हमने बहुत सारे कारण तो पढ़ लिए हैं कि दोनों की विस्तारवादी नीतियां हैं, दोनों की सीमाएं स्पर्श करने लगी है, जयचंद्र द्वारा आमंत्रण करना और पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी के दूत को वापिस भेज देना, वो सारी बातें हमने पढ़ ली है। वो कहीं न कहीं युद्ध का कारण बना है, लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध है उसका तात्कालिक कारण क्या था? वे कौन सा कारण था कि जिसके कारण दोनों सेनाएं आपके तत्काल एक दूसरे के आपके आमने सामने आ चुकी है? तो ऐसा आपके स्रोतों से पता लगता है कि भारतीय क्षेत्र में सत्ता स्थापना के उद्देश्य से जो गौरी की सेनाएं हैं, उन्होंने 1191 के आसपास तबर हिंद बठिंडा, यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि इस वाले भाग पर उन्होंने अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद में यहाँ पर काजी जियाउद्दीन को गवर्नर नियुक्त कर दिया। अगर हमें भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये वाला भाग आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधीन था। तो एक प्रकार से गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्षेत्र पर अधिकार करके वहां अपना अधीनस्थ गवर्नर नियुक्त करके चौहान सेना को आपकी चुनौती दी है कि हमने आपके क्षेत्र पर अधिकार किया है और हम आपसे प्रत्येक संघर्ष चाहते हैं। तो ये एक प्रकार की चुनौती थी आपके गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और प्रत्युत्तर में जो आपके चौहान सैनिक हैं, उन्होंने तुर्क सेना पर हमला करके उसे परास्त कर दिया। और इस हमले में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो आपके दिल्ली के जो सामंत गोविंद राय, जो पृथ्वीराज चौहान के अधीनस्थ शासक थे, उन्होंने गौरी को घायल कर दिया और जो पराजित तुर्क सेना वो तितर बितर हो गई और वापस अपने स्वदेश गजनी लौट गई। हालांकि कुछ आपके ग्रंथों में यह बात हमें पता लगती है कि जब आपके गौरी की सेना वापस आपके गजनी की ओर जा रही थी, तो उस समय जो जम्मू के राजा थे विजय देव और उनके पुत्र थे नरसिंह देव, उन दोनों ने गौरी को सहायता का वचन दिया था, प्रयास किया था। लेकिन क्योंकि गौरी की सेनाएं आपस में बढ़ चुकी है, उनके पास इतने संसाधन भी नहीं बचे हैं कि वो आपके चौहान सेनाओं का सामना कर सके, इसलिए वो पुनः अपने मूल क्षेत्र गजनी लौट गए। इस सारी की सारी जो आपकी घटना हुई है, इस घटना की जानकारी हमें तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ से मिलती है। और कंक्लूजन ये निकला है, सार ये निकला है कि जब आपके तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और उस युद्ध के अंदर जो गौरी की सेनाएं परास्त हो चुकी है और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं आपके विजय हो चुकी है। तराइन के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद में जब अगले वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध होता है, अर्थात 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर कुछ इतिहासकार हैं, वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जब एक वर्ष पूर्व आपने अपने शत्रु सेना को परास्त किया है, तो एक वर्ष में से क्या बदल गया है कि जो अगले वर्ष आने वाला जो संघर्ष है उसमें आप परास्त हो गए हो। तो सामान्यतः इतिहासकार इसको संकेत करते हैं कि तराइन के पहले युद्ध के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी है, ऐसी कुछ राजनीतिक भूलें चौहान सैनिकों ने की है, चौहान शासकों ने की है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे तराइन के युद्ध में आपके हार का सामना करना पड़ा। तो राजनीतिक भूलें कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में परास्त हुए हैं, हम उन राजनीतिक भूलों की चर्चा करते हैं। और उसी संदर्भ में पहली बात करते हैं कि पराजित सैनिकों का पीछा न कर उन्हें संगठित होने का अवसर दिया। इतिहासकार इस बात को संकेत करते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान ने
तराइन के पहले जीत लिया था, तो उन्होंने भागती हुई गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। अगर वे भागती हुई गोरी की सेना का पीछा करते और उन्हें वही समाप्त करते थे, तो ना तो आपके तराइन के दूसरा युद्ध होता, ना आपके पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह देखना पड़ता। इसी प्रकार इसी संदर्भ में एक बात और कही गई है कि गोरी के जो आपके गवर्नर थे जियाउद्दीन, जिनको बंदी बनाकर अजमेर लाया गया और सम्मान के साथ वापस गजनी भेज दिया गया। हालांकि विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार इसे पृथ्वीराज चौहान की उदारता कहते हैं कि शत्रु के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करना कैसे करना चाहिए, ये हमें पृथ्वीराज चौहान धरती से सीखना चाहिए। निसंदेह एक अच्छी बात है विद्यार्थियों कि शत्रु के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला शासक ही इतिहास में हमेशा अमर रहता है। पर कहीं कुछ आपके इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये आपके पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूल थी। उसे इस प्रकार का आपके सम्मान नहीं देना चाहिए। अपने शत्रु को सही समय पर अगर वो परास्त कर देते, उन्हें समाप्त कर देते, तो उन्हें दूसरे युद्ध में आपके हार का सामना नहीं करना पड़ता या दूसरा युद्ध होता ही नहीं। तो पहला कारण तो आपके ये हो गया कि पराजित सैनिकों का पीछा नहीं करना। दूसरा कारण जो बताते हैं विद्यार्थियों, वो ये है कि संयोगिता से विवाह होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का जो आपके मोह है वो सैनिक कार्यों से दूर हो गया। उसने सैनिक कार्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना उसे देना चाहिए। उसने इस बात को सोचने का आपके नहीं लगाया कि आने वाले वर्षों में फिर से जो आपके मोहम्मद गोरी है वापस आ सकता है और उनसे वापस संघर्ष भी हो सकता है। और उन्होंने उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सुरक्षा की ओर ध्यान भी नहीं दिया। अभी उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहाँ है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे यहाँ आपके जो तराइन का मैदान है, इस ये सीमा जो है पृथ्वीराज चौहान की, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए ताकि गोरी की सेना इस आपके सीमा को लांघकर अंदर नहीं आ पाए। तो उन्होंने इस उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया और इस उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का ध्यान नहीं देने के जो परिणाम निकल कर आए थे, वो परिणाम था आपके तराइन का दूसरा युद्ध और जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और इन्हीं भूलों की वजह से और इन भूलों के दरमियान ही गोरी ने अपने सेना को फिर से संगठित किया और अगले वर्ष अर्थात 1192 में 1,20,000 सैनिकों के साथ पुणे उसी मैदान में आपके लौट आया। यहां पर आपके हसन निजामी कहते हैं कि इस बार गोरी ने अपने जो व्यू रचना है उसमें परिवर्तन किया। जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने पूर्णतः सैनिक शक्तियों के साथ आपके पृथ्वीराज चौहान सैनिकों का सामना किया था, लेकिन इस बार गोरी ने आपके अपनी व्यू रचना में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कैसे कि एक तरफ तो गोरी ने अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और उस शक्ति को आपके तराइन के मैदान में लेकर आया। दूसरी तरफ वो शांति वार्ता का भी प्रयास करने लगा। हालांकि शांति वार्ता एक प्रकार से चौहान सैनिकों को धोखे में रखने की नीति थी और कैसे इस बात को उन्होंने अंजाम दिया, ये सारी बातें हम हसन निजामी के ग्रंथ ताजुल मासिर में नजर आती है, जिसमें कहा गया था कि गोरी ने कासिम उल मुल्क को शांति दूत बनाकर चौहान शासकों के पास भेजा और चौहान शासकों से कहा, अर्थात पृथ्वीराज चौहान धरती से कहा कि भाई मुझे पंजाब, मुल्तान और सरहिंद का क्षेत्र लेने दीजिए। अगर मुझे 3 क्षेत्र मिल जाते हैं तो मैं पुनः आपके शांति से आपके क्षेत्र से लौट जाऊंगा। क्योंकि शांति दूत आया है और पहले भी आपके चौहान सैनिकों या चौहान शासकों की आपकी नीति रही है कि शांति दूत का सम्मान किया जाए, पराजित सैनिकों के साथ आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो एक प्रकार से जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज आपके तृतीय है, उनका ध्यान इस शांति प्रस्ताव की ओर चला गया। वो इस बात को नहीं सोच पाए हैं कि इस शांति प्रस्ताव के दूसरी तरफ गोरी की सेनाएं आपके एक भीषण युद्ध की तैयारी भी कर रही है और इसी शांति प्रस्ताव को आपके मन में रखते हुए पृथ्वीराज चौहान युद्ध मैदान में तो गए हैं, लेकिन अपने सामान्य सैनिकों के साथ गए हैं। उनके जो मुख्य सेना अध्यक्ष थे स्कंद और उदयराज, वो तो उनकी राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहे थे। तो एक तो यह आपकी गलती होगी कि वो युद्ध मैदान में गए हैं और उनको ऐसा लगा कि युद्ध मैदान युद्ध नहीं होगा, केवल शांति समझौता होगा, इसलिए वो अपने मुख्य सैनिकों को अपनी राजधानी के आसपास ही रखकर गए हैं। और दूसरी यहाँ पर हमें एक बात नजर आती है कि जो उनके एक मंत्री थे सोमेश्वर, वो आपके गोरी की सेना से जा मिले और पीछे से आपके जयचंद्र भी गोरी की सेना को नैतिक सहयोग दे रहे थे। तो आपके जो पृथ्वीराज चौहान की सेना है उनको 2 स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। एक तो वो अपनी सेनाएं साथ लेकर नहीं गए, दूसरा उनके पीठ के पीछे उन्हीं के कुछ साथी उनकी आपके विरोध कर रहे थे, उनके शत्रु के साथ मिल रहे थे। और इसका दुष्परिणाम ये निकला विद्यार्थियों कि जब आपके जो चौहान सैनिकों का तराइन के मैदान में जो शिविर लगा हुआ था, उस शिविर में अचानक आपके गोरी सेना का हमला हुआ और अचानक हुए हमले से वहां भगदड़ मच गई। और इस युद्ध में जो चौहानों का मुख्य सेनापति है खंडेराव गोविंद राय, वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनके जो मुख्य सेना के आपके कम सेनाध्यक्ष और कह सकते हैं जो मेवाड़ के गोइल शाखा के थे सामंत सिंह, जिन्होंने भी भाग लिया था, वो भी आपके इस युद्ध में काम आए। और ऐसी स्थितियों में
अचानक आपके हमले होने से इस तरह के दूसरे युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान और उनके सैनिकों की आपके हार हो जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध किस प्रकार हुआ है, इन दोनों युद्धों के बीच में किस प्रकार की राजनीतिक भूलें चौहान शासक से हुई है और इन सारे युद्धों के मूल कारण क्या है वो सब हमने देख लिए है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन दोनों युद्धों के बाद में क्या हुआ है। क्या पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, या फिर उन्होंने अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य किया है, या फिर उन्हें गजनी ले जाया गया है जहां उनकी हत्या कर दी गई है। तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हमें घटनाएं मिलती है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम जब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमें सारे के सारे जो तर्क हैं, जो सारे के सारे आपके संदर्भ में सब पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार एग्जाम में किसी एक व्यक्ति विशेष या संदर्भ का नाम लेकर आपसे पूछ लेते हैं कि इस ग्रंथ के अनुसार युद्ध के बाद क्या हुआ। तो जो सारी स्थिति है युद्ध के बाद में हमको किससे कहानी नहीं पढ़ेंगे, एक इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस युद्ध के बाद क्या बदला है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ है। तो जैसे कि विद्यार्थियों, जो एक संदर्भ ये कहता है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को आपके बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और गजनी में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आपकी मृत्यु हो गई। अब ये संदर्भ में कहा नजर आता है, जो आपके पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने आपके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, उसमें इस बात का जिक्र है। और कहीं ना कहीं आपके मध्यकालीन साहित्यकार अबुल फजल, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो मृत्यु है वो आपके गजनी में हुई है। अभी कैसे हुई है, तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो बताता है कि आपके जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उनको अपहरण करके गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधा करवा दिया गया। और जब उनको या पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने का प्रयास किया गया, उसी समय चंद्र बरदाई के द्वारा कुछ आपके शब्द बोले गए हैं, कुछ वाक्य बोले गए हैं। उन शब्दों और वाक्यों से, जैसे कि वो शब्द थे आपके कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण पर बेटा सुल्तान मत चुको चौहान। तो इस वाक्य से क्या हुआ, जो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उनको गोरी किस दिशा में बैठा है और कितनी दूरी पर बैठा है ये पता लग गया। और जैसे ही आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथ में धनुष बाण आया तो उन्होंने धनुष बाण चलाई और आपके मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, पृथ्वीराज तो ये कहता है कि गजनी ले जाया गया है पृथ्वीराज चौहान को, वहां उनको अंधा कर दिया गया है, लेकिन शब्द वेदी वाहन के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने आपके मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई दोनों ने आत्महत्या कर ली है। इस बात का जिक्र चंद्र बरदाई के पुत्र ने इसी ग्रंथ में आपके किया है। तो एक आपके संदर्भ ये हो गया कि गजनी में आपके मृत्यु होना पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो ये आपके संदर्भ हमने देख लिया है और इसका समर्थन किन्होंने किया ये बात हमने जानने का प्रयास कर लिया है। दूसरा जो संदर्भ हमें नजर आता है वो ये है कि युद्ध मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए और ये जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो स्थान था सिरसा हरियाणा में। इस बात का जिक्र करने वाला ग्रंथ है, संस्कृत का एक ग्रंथ है विद्यार्थियों, विरुद्ध विधि विध्वंस, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जब प्रत्यक्ष युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में और इस प्रत्यक्ष युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। और इस बात का समर्थन मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में भी किया है। और तो इस प्रकार विद्यार्थी आपने देखा है कि एक संदर्भ तो ये कहता है कि गजनी में उनकी आपकी हत्या हुई है, तो दूसरा आपके संदर्भ ये कहता है कि वो सिरसा में वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हमें कहानी का पता लग रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक और संदर्भ है, वो संदर्भ ये है कि हसन निजामी की जो पुस्तक है ताजुल मासिर और पृथ्वीराज प्रबंध और गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार इस बात का समर्थन भी करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए अधीनस्थ शासक के रूप में आपके गोरी के दिन काम किया और फिर से अपनी सत्ता प्राप्त करते हुए उन्होंने गोरी को परास्त करने का प्रयास किया और उस प्रयास में ही वीर गति को प्राप्त हो गई। कैसे कि जब आपके अजमेर पर गोरी का अधिकार हो गया तो कुछ समय के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने अधीनस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन गोरी से वापस अपने क्षेत्रों को प्रयास करने के लिए वो षड्यंत्र पाए गए और षड्यंत्र रचने के कारण ही फिर उनकी हत्या कर दी गई। जो तीसरा संदर्भ ये कहता है कि वो एक अधीनस्थ शासक के रूप में उनकी हत्या हुई है या अधीनस्थ शासक के रूप में वीर गति को प्राप्त हुए। अब इस अधीनस्थ शासक के संदर्भ के पीछे प्रमाण क्या है, तो विद्यार्थियों प्रमाण इस प्रकार से दिए गए हैं कि जैसे अजमेर से हमें कुछ सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर एक तरफ तो श्री लक्ष्मी जी का और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी ये आपके संदर्भ करता है आपके चौहान शक्ति को और कलमा जो आपके संदर्भ करता है आपके गोरी की शक्ति को। तो विद्यार्थियों इससे ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके पृथ्वीराज चौहान अधीनस्थ शासक हैं और उन्होंने गोरी को खुश करने के लिए एक तरफ तो अपना संदर्भ लगवाया है, दूसरी तरफ गोरी का संदर्भ लगवाया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर
एक तरफ तो पृथ्वीराज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। तो ये बात भी इस ओर संकेत करती है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनस्थ शासी की भूमिका निभाई है। लेकिन विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के है ही नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद आने वाले शासक जैसे हरिराज और गोविंदराज गए हैं। तो इस संदर्भ को भी कई इतिहासकार सही नहीं मानते। पर हमें इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये तीनों संदर्भ हमें पता होना चाहिए। कि एक संदर्भ तो ये कहते हैं कि उनकी हत्या गजनी में कर दी गई है, कुछ संदर्भ आप ये कहते हैं कि वो सिरसा में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और एक संदर्भ इस ओर हमें संकेत कर रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक आपके अधीनस्थ शासक की भूमिका निभाई है, और अधीनस्थ शासक की भूमिका निभाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो मैंने तीनों स्थितियों को देख लिया है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में कौन कौन सी स्थिति आपके सामने आई है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में जो अगले शासक बने थे वो उन्हीं के पुत्र आपके गोविंदराज बने थे। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के जो भाई थे हरिराज, उन्होंने धोखे से गोविंदराज को हटा दिया और खुद आपके अजमेर के चौहान शासक आपके बन गए। इस बात का जिक्र हमें हमीर महाकाव्य और विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ में नजर आता है। तो जो चौहान वंश के जो अगले शासक हुए थे वो गोविंदराज हुए थे, और गोविंदराज को हटा के फिर आपके हरिराज बन गए। लेकिन जैसे ही हरिराज शासक बने हैं तो ये बात गौरी के बाद जो अगले शासक आएंगे भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको ये स्वीकार्य नहीं थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज का दमन किया है, और दमन करने के बाद में आत्मग्लानि से इसी हरिराज ने अजमेर दुर्ग में आत्महत्या कर ली है। अब गोविंदराज बचे हैं, तो गोविंदराज ने अजमेर को छोड़ दिया है, वो रणथंभौर चले गए हैं, और रणथंभौर में फिर उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की है। आप सामान्य ज्ञान इतिहास में बात को पढ़ते हैं कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, तो वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र आपके गोविंदराज थे। और जैसे ही गोविंदराज आपके रणथंभौर चले गए हैं, हरिराज ने आपने आत्महत्या कर ली है, तो अब अजमेर पर प्रत्यक्ष रूप से तुर्की सेना का अधिकार हो गया है, और इस प्रकार से राजस्थान के साथ भारत में तुर्की राज्य का मार्ग आपके प्रशस्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में परास्त हो गए हैं। तो एक एक कारणों को हम लेते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके आरएस जो मेन जैसे आपके प्रश्न पत्र होते हैं उनमें ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे सामान्यतः पूछ लेते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पराजय के कोई 3 कारणों की चर्चा करें। तो हमें आरएस मेन जैसे जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम उनको भी हल कर पाए, इसलिए हम इस टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो हार का जो पहला जो कारण बताया जाता है वो ये बताया गया तबकाती नासिरी में कि सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का अव्यवस्थित सेना पर विजय। तबकाती नासिरी ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया कि गौरी की जो सेना है वो एक प्रकार की सुव्यवस्थित सेना थी, और पृथ्वीराज जो सेना है वो एक प्रकार की अव्यवस्थित सेना थी। तो सुव्यवस्थित सेना ने अव्यवस्थित सेना को परास्त कर दिया। अब ये सुव्यवस्थित कैसे है उसको हम इस स्लाइड से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे जो आपके विद्यार्थी तुर्की सेना है, तुर्की सेना कई भागों में विभाजित थी। जैसे उसकी घुड़सवार अलग थी, उसकी पैदल सवार जो सैनिक थे वो अलग थे, उसके तीरंदाज अलग थे। उसने अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भागों में बांट रखा था ताकि चौहान शासकों और उसकी सेना को चारों ओर से घेरा जा सके। इसके बाद में तुर्की सेना ने क्या किया कि जो अनावश्यक सामग्री पीछे छोड़ दिया। जैसे उसके सेना के अलावा परिवार जितने भी सदस्य सैनिकों के वो अपने साथ मैदान में लेकर ही नहीं आए। हाथियों का भी इतना आपके उपयोग नहीं रह गए युद्ध के मैदान में, तो वो हाथियों को लेकर ही नहीं आए। जो आवश्यक सामग्री है वही वो युद्ध के मैदान में लेकर आए हैं, और अनावश्यक सामग्री को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी सेना में द्रुत गति के घुड़सवार रखे। घुड़सवार होने से सेना का संचालन तेज होता है। विपक्षी जो आपके सेना होती है उसको तेज गति से आक्रमण करके परास्त किया जा सकता है अगर आपके पास तेज गति वाले घुड़सवार हो। फिर जो तीरंदाजी सेना है तुर्कों की, उन्होंने सटीक प्रयोग किया। तीरंदाजी सेना के माध्यम से उन्होंने विपक्षी सेना का ध्यान भटकाया, और जब मौका मिला तो विपक्षी सेना के मुख्य सेनापति सेना अध्यक्ष को उन्होंने परास्त कर दिया। तो ये आपके तुर्की सेना की एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित प्रणाली है। वहीं अगर हम चौहान सेनाओं की बात करेंगे तो चौहान सेना में संख्या तो अधिक है पर युद्ध करने की परंपरागत शैली है, अर्थात उन्होंने घोड़ों की जगह हाथियों पर भरोसा दिखाया। और जब आप हाथियों का अगर आप सेना में प्रयोग करते हैं तो आपके जो युद्ध का संचालन जो गति है धीमी हो जाती है। फिर आपके चौहान सेना में 150 से अधिक जो आपके सामंतीय राय है उनकी सेनाएं शामिल थी, जिनसे हुआ क्या, सेना का कोई एक मुख्य सेनापति नहीं रहा। जितने राय हैं और राय के अधीन आने वाली सेना है वो सेना अपने राय के ही आपके हम कह सकते हैं कि अधीन लड़ रही थी। वो मुख्य सेनापति के अधीन अपने आप को मान ही नहीं रही थी। तो सेना में केंद्रीय अनुशासन नहीं रहा, और उन सेना में एक प्रकार की संयुक्त प्रणाली का अभाव भी देखने को मिला। उनमें एक प्रकार का सामंजस्य भी नहीं बन पाया। तो चौहान सैनिकों की संख्या तो ज्यादा है पर वो सुव्यवस्थित सेना नहीं है, वो एक प्रकार की अव्यवस्थित संगठन हमें नजर आया है, और इसी वजह से उनकी आपकी इस युद्ध में हार हुई है। दूसरा जो कारण बताया जाता है विद्यार्थियों वो ये है कि जो चौहान सेनाओं की जो मुख्य सेना है वो तराइन युद्ध तक पहुंच ही नहीं पाई।
इस बात को अभी हम देख चुके थे, क्योंकि दूसरे युद्ध से पहले आपके गौरी ने पृथ्वीराज के पास शांति दूत भेजा, और इस शांति दूत के बुलाव में आकर ही जो उनके सेनापति थे स्कंद, और जो आपके दूसरे सेनापति थे, उन दोनों के अधीन उन्होंने अपनी जो मुख्य सेना थी वो अजमेर के आसपास ही रख दी। और पृथ्वीराज के साथ तो मात्र सामान्य सैनिक आपके गए थे, और सामान्य सैनिक एक सुव्यवस्थित सेना का सामना नहीं कर पाए, और दूसरे युद्ध में उनकी हार हुई। इनके कई मुख्य सैनिक दिग्विजय नीति में काम आ चुके थे। हमने पढ़ा था तराइन युद्ध से पहले, चाहे वो नागार्जुन का दमन हो, चाहे वो भंडारकों का दमन हो, चाहे चंदेलों को परास्त करना हो, चालुक्यों को परास्त करना हो, घेड़वालों से संघर्ष हो, ये जितने भी संघर्ष हुए हैं उनमें पृथ्वीराज चौहान के कई सारे सैनिक पहले से ही काम आ चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और जब मुख्य युद्ध आया तो उनकी सेना में आपके जो हम कह सकते हैं कि समझदार सैनिक होते हैं, जो आपके योद्धा सैनिक थे, वो आपके उनका लाभ उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वे सैनिक तो पहले ही जो दूसरे छोटी मोटी झड़पें हुई थी, दिग्विजय की नीति हुई थी, उसमें आपके वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और जो चौथा आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हार का कारण था, वो ये था कि तुर्की सेना ने धोखे को युद्ध का अंग बना लिया। उन्होंने एक प्रकार से हम कह सकते हैं शांति दूत जो था वो उन्होंने धोखे के रूप में इस्तेमाल किया, और उस धोखे में चौहान सेना फंस गई। पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चौहान सेना का मंत्री था प्रताप सिंह, वो शत्रु सेना में जा मिला। इसी प्रकार प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार जो सोमेश्वर हैं नामक मंत्री, उन्होंने भी विश्वासघात किया। ये बात हम पहले देख चुके थे कि कुछ हमें ग्रंथों में पता लग गया है कि जो एक तो प्रताप सिंह है, फिर एक आपके ये सोमेश्वर हैं, जो आपके पृथ्वीराज चौहान के मंत्री और सेनापति थे। इन समय पर दोनों ही आपके गौरी की सेना में जा मिले, और उन्होंने गौरी के समक्ष पृथ्वीराज सेना के जो मुख्य भेद है वो खोल दिए, और जिसकी वजह से चौहान सेना आपके परास्त हुई और गौरी की सेना आपकी विजय हुई। इसी में विद्यार्थियों एक तर्क और दिया जाता है, हालांकि कुछ इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य में इस बात का आपके जिक्र है कि जो आपके एक नाट्यरंबा घोड़ा था जो गौरी की सेना का था, और गौरी की सेना ने की जो घोड़ा है वो चौहान सैनिकों के अधीन छोड़ दिया, उनकी सेना में भेज दिया, और इसी घोड़े पर आपके पृथ्वीराज तृतीय को बैठा दिया गया। और जैसे पृथ्वीराज तृतीय युद्ध करने लगे तो ये घोड़ा एक प्रकार से नाचने लगा, उछलने लगा, और उछलते हुए कूदते हुए घोड़े ने पृथ्वीराज चौहान को जमीन पर गिरा दिया, और जमीन पर गिरने के बाद में पृथ्वीराज चौहान आपकी पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर पाए, और वो युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि नाट्यरंबा घोड़े की सवारी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन परीक्षा दृष्टि से कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो नाट्यरंबा का संदर्भ है वो हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो हमें याद रखना है ये पृथ्वीराज रासो और हमीर काव्य में इस बात का आपके जिक्र किया गया है। और जो दशरथ शर्मा जी हैं वो ये कहते हैं कि प्रथम युद्ध के बाद में जब दूसरा युद्ध हुआ था तो उस समय चौहान सैनिकों ने कई सारे भूलें की हैं, उन भूलों की वजह से आपकी हारे, और ये सारी भूलें हमने पिछले स्लाइड में पढ़ ली कि कौन कौन से भूलें हुई है चौहान सैनिकों से, जिसकी वजह से उनको दूसरे युद्ध में आपके हार का सामना करना पड़ा। और जो अंतिम हमें नजर आता है वो था सहजातीय शासकों का सहयोग न मिलना। जो आपके चंदेल थे, चंदेल के बाद में जो आपके घेड़वाल थे, इसके बाद में हम कह सकते हैं जो चालुक्य थे, या फिर आपके जितने भी दूसरे जो उनके सहजाती हैं, क्योंकि दिग्विजय की नीति में पृथ्वीराज ने सबको परास्त किया है। चालुक्य संघर्ष किया है, चंदेलो संघर्ष किया है, घेड़वालों संघर्ष किया है। तो जब आपके तराइन का युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को चंदेलों, चालुक्यों, घेड़वालों से सहयोग नहीं मिला, और सहयोग नहीं मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो आपकी थोड़ी सी कमजोर रह गई, उनकी व्यूह रचना कमजोर रह गई, और उस कमजोरी की वजह से उनकी क्या हो गई, आपके हार हो गई। अब हम आज की इस कक्षा के अंतिम टॉपिक के रूप में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वर्तमान समय तक भी पृथ्वीराज चौहान को किन किन संदर्भों में याद रखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक महान विजेता थे। देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान मात्र आपके हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष में शासक बने। अगर आप इस वर्ष की तुलना वर्तमान विद्यार्थियों से करते हैं तो वर्तमान में 11 वर्ष का बालक आपके छठी कक्षा में अध्ययन कर रहा होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 11 वर्ष की आयु में किस प्रकार से अजमेर क्षेत्र को संभाला, और न केवल संभाला बल्कि उसका साम्राज्य विस्तार भी किया और दिल्ली तक अपने आप की सीमाएं फैलाई। तो इससे हमें ये बात पता लग रही है कि वो अपने काल के कितने महान शासक रहे होंगे। एक ऐसे शासक जो अपने बाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक युद्ध कार्य में लीन रहे। कैसे उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, कैसे उन्होंने अपने सहजातीय जो आपके वंश से उनको परास्त किया, किस प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार सामान्य झड़पों में और तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने आपके उसके परास्त किया। तो कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक महान आपकी विजेता की निशानी है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कई सारी भूलें की है, कहना आसान है, लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो हमें जानना पड़ेगा कि इतनी कम आयु में
उन्होंने किस प्रकार से सैनिक उपलब्धि हासिल की है, वो वर्तमान में या हम कह सकते हैं कि अतीत में किसी दूसरे शासक के द्वारा आपके हासिल करना संभव नहीं है। इसीलिए विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान को विश्व विजेता दल पोंगल की उपाधि आपकी दी गई है, जो आपके सामान्य तो ऑब्जेक्टिव परीक्षण में कई बार आपकी पूछ लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भी इस बात को संकेत किया है कि उनके दरबार में 108 सामंत हाजिरी लगाते थे। तो आप सोचिए, जिसके दरबार में 108 सामंत 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, वो शासक उस समय आपके कितना महान रहा होगा, और आज भी शासक महान है, इसीलिए हम इसके बारे में आपके अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों की, तो वह है विद्यानुरागी शासक पृथ्वीराज चौहान। केवल हम सैनिक उपलब्धि तक ही इनको सीमित नहीं रख सकते। इनके दरबार में हमें कई कवि और साहित्यकार भी नजर आते हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वीपट, ये इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और इनके अलावा हम सभी जानते हैं जो आपके चंद्रबरदई थे, वो चंद्रबरदई तो उनके राजकवि थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो जैसा आपके महाकवि की रचना की थी। इनके दरबार में एक कवि थे विद्यार्थियों, एक मंत्री थे पद्मनाभ, जिनका ये कार्य था कि अपने अधीन जो आपके विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, उनके बीच में शास्त्रार्थ करवाना, उनके बीच में वाद विवाद आयोजित करवाना। तो हमें ये सारी बातें इस ओर संकेत कर रही है कि पृथ्वीराज चौहान का ध्यान केवल सैनिक उपलब्धि की ओर नहीं था। उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्या को, उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा को भी क्या किया, विद्यार्थी प्रमोट किया है, और किस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे क्षेत्रों को आपके आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हमें इनके दरबारी और अध्ययन साहित्यकारों से नजर आ जाता है। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा था कि पृथ्वीराज चौहान एक सुयोग्य और एक रहस्यमयी शासक था। हालांकि दशरथ शर्मा ने यह भी कहा है कि तराइन युद्ध से पहले वो उनके जो लक्षण हैं या पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उनके जो अब बातें हैं वो एक सुयोग्य शासक की नहीं है, लेकिन निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वो एक सुयोग्य शासक हैं और एक वह आपके रहस्यमयी शासक के रूप में जाने जाएंगे। इन्होंने कुछ आपकी उपाधि भी धारण की है, जैसे इनको राय पिथौरा, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, भारतेश्वर, अंतिम हिंदू सम्राट जैसी उपाधि पृथ्वीराज चौहान को आपके दी गई है। तो इस प्रकार साथियों, आज की इस कक्षा में हमने चौहान शासकों के बारे में जितने भी आयाम हैं उन सब के बारे में चर्चा कर ली है। चाहे वो तराइन का पहला युद्ध हो, चाहे वो फिर तराइन का दूसरा युद्ध हो, उन दोनों युद्धों के बीच में किस प्रकार की घटनाएं हुई है और उन युद्धों के बाद क्या परिणाम निकले, उन परिणामों से किस प्रकार राजस्थान और भारत की राजनीति में बदलाव आया है, और फिर हमने अंतिम रूप से पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करते हुए उनके समय होने वाले शिक्षा के विकास, उनके दरबार बनने वाले साहित्यकार, उन सब की चर्चाएं कर ली है। अब अगली कक्षा में हम ऐसे किसी एक आपके राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।